हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 एंड उसका भी पार्ट 2। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट करवाया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसमें हम एग्रीकल्चर से आगे का जो सेगमेंट है वो करवाने वाले हैं। तो फटाफट हो जाइए तैयार, और पहले आपके हाथ में होनी चाहिए एक नोटबुक और एक पेन, जो मैं आपको पढ़ाता जाऊं, हाथों हाथ उसके नोट्स बनाते जाए। तो होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। देखो, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा बच्चों, हमने एग्रीकल्चर तक का जो चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमी का 1950 टू 1990, उसका हमने एग्रीकल्चर तक का सेगमेंट क्लियर कर दिया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। आज इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले जरा एक दो टर्म्स हम जान लेते हैं। पहला हेडिंग आप देखिए, लिखा है प्राइस एज सिग्नल। देखो, जो प्राइस होता है किसी भी वस्तु की, जो कीमत होती है, वो एक सिग्नल की तरह काम करती है। मतलब हम किसी चीज की प्राइस को देखकर समझ सकते हैं उसकी डिमांड और सप्लाई के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, उसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर एक रीजन उसके पीछे यह भी हो सकता है कि कोई चीज तभी महंगी होती है जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए। अचानक उसकी डिमांड बढ़ जाए तो वो चीज महंगी हो जाती है। और सप्लाई उसकी अगर कम हो जाए, मतलब मार्केट में अगर गुड्स आ ही नहीं रही है, प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिक्री के लिए, सेल के लिए आ ही नहीं रही है, मगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई के मुकाबले, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ने का मतलब है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ये लिखा है, सप्लाई आर सिग्नल अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि मार्केट में गुड्स कितनी अवेलेबल है। अगर रेट महंगे हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, वो चीज मार्केट में कम आ रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? जब कोई चीज बहुत ही नेसेसरी हो और खासकर पुअर सेक्शन के लिए बहुत जरूरी हो, गरीबों के लिए बहुत जरूरी हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्राइस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपीज का है और गवर्नमेंट कहती है 1000 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, तो चलो आप एक काम करो, आप 600 दे दो, 400 हम दे देंगे। मतलब अब आप जब वो एलपीजी सिलेंडर खरीदते हो 1000 रुपीज का, तो आम जनता को उसके लिए केवल 600 रुपए देने हैं, जबकि सिलेंडर कितने का है? 1000 का। तो वो 400 रुपए किसने दिए? वो 400 रुपए दिए गवर्नमेंट ने। क्यों दिए? ताकि गरीब आदमी के पास जो जरूरी चीजें हैं वो सस्ती रेट पर पहुंच जाए। ये है सब्सिडी। अब सब्सिडी के अगेंस्ट बहुत से लोग हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सब्सिडी देना गलत है। क्यों कहना है, जरा सुनने जरा। कुछ का कहना है कि अगर आप खासकर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अगर आप सस्ते देते हो, सब्सिडाइज रेट पे देते हो, सब्सिडी देते हो, तो लोग क्या करेंगे? लोग उसका वेस्टफुल यूज करेंगे, मतलब बेफालतू में ज्यादा पानी यूज करेंगे, ज्यादा बिजली यूज करेंगे, जबकि वो चीज पहले से ही इंडिया के अंदर स्केयर है, मतलब कम है। तो हो गया ना वेस्टफुल यूज। नंबर 2, कुछ लोगों का कहना है जब तुम किसानों को देते हो सब्सिडी पर चीजें देते हो, जैसे किसानों को आप फर्टिलाइजर दे रहे हो, किसानों को आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स मान लो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हो, सस्ते दे रहे हो, तो किसान क्या करेंगे? जो फार्मर्स है उसका ओवर यूज करेंगे। क्या करेंगे? ओवर यूज। डालना है 5 किलो, डाल देंगे 10 किलो, क्योंकि भाई सस्ता है। इससे क्या होगा? इससे कोई क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, मगर जो आपके रिसोर्स है वो बेकार हो गए, और जो आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खराब होगा, और जो जीव जंतु है उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत से लोगों का कहना है कि सब्सिडी देना गलत है, उनका अपना विचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में। तो अब जो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो लगभग पूरा इंडस्ट्री और ट्रेड पे डिपेंड है। सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है देश के अंदर। ठीक है ना, इंडस्ट्री क्या कर रही है। तो देखो,
आप किसी भी डेवलप कंट्री को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उस डेवलप कंट्री के पास एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस होता है, वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मजबूत होता है। तो इंडस्ट्री सेक्टर करता क्या है, लिखा है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बड़े पैमाने पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और उसकी खास बात क्या है एम्प्लॉयमेंट की, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा स्टेबल होता है एग्रीकल्चर के मुकाबले। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है, पूरे साल काम नहीं मिलता, ध्यान रखना आप। मगर इंडस्ट्री में क्या होगा, आपको 12 के 12 महीने मतलब होल ईयर आपको काम मिलेगा, मतलब आपका काम ज्यादा स्टेबल होगा एग्रीकल्चर के मुकाबले, फायदा है। नंबर 2, इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोस्पेरिटी। जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके देश में मजबूत होगा उतना देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा, उतनी नई टेक्निक्स आएगी, लोगों का सोशल आउटलुक चेंज होगा और लोग सुखी होंगे। आप देख सकते हैं सभी डेवलप कंट्रियों में आपको इंडस्ट्रियल बेस बहुत मजबूत नजर आएगा। इट ऑल्सो डेवलप एग्रीकल्चर, और अगर इंडस्ट्री अच्छी हो गई तो एग्रीकल्चर अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर को जो इनपुट चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो कहां बनेंगे, वो इंडस्ट्री में बनेंगे। तो आपको एक फिगर दिख रही है इंडस्ट्री की, है ना। तो इंडस्ट्री के अपने नुकसान भी है, धुआं बहुत छोड़ रहा है, मगर क्या करें, इंडस्ट्री जो है वो आज के टाइम की एक बहुत बड़ी जरूरत है। और जहां पे इंडस्ट्री अच्छी होगी वहां एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा मिलेगा, वहां मॉडर्नाइजेशन भी होगा और वहां पर एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। ठीक है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। किसकी इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज की। अब सवाल यह आता है कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। क्या गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है इतने 60-70 सालों में, किया है, कुछ किया है। देखो मैं आपको वैसे ही बताता हूं, इसके भी नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ, हम अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारे यहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्री थी। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो इंडस्ट्री हुआ करती थी उस समय, वो हो गई जूट, कॉटन टेक्सटाइल, या 2 इंडस्ट्री थी हमारी आयरन की, आयरन और स्टील की, जमशेदपुर में, ठीक है ना, और कोलकाता में एक इंडस्ट्री थी। मतलब कहने के नाम पे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा ही पिछड़ा हुआ था। मगर आज क्या है, आज आपको पता होगा इंडिया दुनिया में नंबर 3 पे कार का प्रोडक्शन कर रहा है। आईटी सेक्टर हमारा मजबूत है, इंजीनियरिंग गुड्स हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है उसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा इंडस्ट्रियल बहुत मजबूत हुआ है। इसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो रोल रहा होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, हाँ, गवर्नमेंट का रोल क्या रहा है। और गवर्नमेंट ने, एक बात और बता दूं मैं आपको, जब देश आजाद हुआ तो जो 1956 का हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना, IPR 1956, उसमें मेन जो रोल था वो गवर्नमेंट का था। प्राइवेट सेक्टर को रोल बहुत कम दिया गया। मतलब अधिकतर इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में थी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्रियों को बहुत कम दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या था, गवर्नमेंट ने क्यों अपने हाथ में सारी इंडस्ट्री रखी, प्राइवेट सेक्टर को कम क्यों दी, उसका पीछे रीजन क्या था। नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। देखो देश नया नया आजाद हुआ था, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत थी, देश के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जिससे देश में डेवलपमेंट हो सके। अब इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। उन दिनों जब देश आजाद हुआ तो 2 बड़े बिजनेसमैन थे देश के अंदर, एक तो टाटा और एक बिरला। आज तो अंबानी साहब है, उस समय टाटा और बिरला का बहुत नाम था। टाटा बिरला कितने ही अमीर थे, मगर क्या वो इतनी बड़ी कंट्री की जो नीड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, जो डेवलपमेंट नीड्स है, क्या उन पे इतना फंड था वो उसको पूरा कर सके? आंसर है नहीं। तो इसलिए ये जिम्मा किसने लिया, ये जिम्मा गवर्नमेंट ने लिया कि हम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम ही डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2, लो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, देश में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रीज जो था, जो बड़ा बिजनेसमैन था, वो कंट्री के अंदर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन वहीं पर ही तो इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसको प्रॉफिट गेन अच्छा होगा, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन अच्छी होगी। तो ऐसी कंट्री में जहां बहुत पिछड़ी हुई है, वहां कोई
बड़ा बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अधिकतर इंडस्ट्री अपने हाथ में रखी, प्राइवेट सेक्टर को कम दी इंडस्ट्री। एक तो प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा ही नहीं होगा सारी नीड पूरी कर सके, एक उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी प्रॉफिट की, तो वो इतने वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। फिर गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम हर चीज प्राइवेट कर देंगे तो जो हमारा मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर का, हमारा देश आजाद हुआ है, अधिकतर लोग गरीब है, हमें इनका वेलफेयर करना है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं क्या वो वेलफेयर करेंगे? नहीं, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो अगर हमें अपनी नेशन का वेलफेयर करना है, कंट्री का वेलफेयर करना है, तो हमें अधिकतर इंडस्ट्री अपने पास ही रखनी होगी। ये भी एक मोटिव था। समझ में आया कि क्यों जब देश आजाद हुआ हमारा तो अधिकतर चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, अधिकतर इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट अपने पास रखा। अब बात करते हैं आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिया की, फर्स्ट पॉलिसी कोई पूछे, वो थी IPR 1948। जब देश आजाद हुआ उसके एक साल बाद ही हमने एक पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। मगर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें काफी कमियां थी। मगर जो हमने सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट करते हुए, याद रखना, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ था 1956 से 1961 के लिए। तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट किया तो हम एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए 1956, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो देश की नीड्स थी उस समय की, उसके हिसाब से पॉलिसी इसमें फ्रेम की गई थी, बनाई गई थी। अब इस पॉलिसी में है क्या 1956 में, ये आप ध्यान से देखिए कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज रखी गई जो देश के लिए बहुत जरूरी थी, जो इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी थी। तो इसमें क्या किया गया, कंट्री की टोटल इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ये बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। शेड्यूल ए क्या है? शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्री रखी, शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्री रखी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रहेगी, लिखा है विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन बाय स्टेट। मतलब जिसमें ओनरशिप किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। कुछ इंडस्ट्री ऐसी रखी। शुरू में इंडस्ट्री 17 थी, जब देश आजाद हुआ तो ऐसी 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना था। एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना था। डिफेंस हो गया, ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। ऐसी 17 इंडस्ट्री जब देश आजाद हुआ, बाद में इसको कम कर दिया गया। शेड्यूल बी क्या है? शेड्यूल बी में भी वही इंडस्ट्री आती है जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, मगर लिखा है द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट एफर्ट ऑफ द स्टेट सेक्टर। मगर इसमें पार्टनरशिप कर दी गई, एक कोलैबोरेशन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर का, मगर उसमें प्राइवेट का रोल कम था, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था। ध्यान रखना, ओनरशिप बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में थी, मगर पार्टनरशिप किसके साथ थी? प्राइवेट सेक्टर के। मतलब दोनों का मिला जुला रूप था। क्लियर है? और शेड्यूल सी के अंदर गवर्नमेंट ने रखी बाकी इंडस्ट्री। अब जो बाकी इंडस्ट्री बच गई, गवर्नमेंट को लगती है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो प्राइवेट सेक्टर भी ओपन कर सकता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो बाकी सारी इंडस्ट्री थी वो शेड्यूल सी में डालकर वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर दी गई कि आप इस इंडस्ट्री को लगाइए, कमाइए, प्रॉफिट कमाइए और देश का भला कीजिए। तो 3 भागों में टोटल इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया। क्लियर आपको? हाँ, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बताया IPR 1956 क्या था, उसमें टोटल इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस सिस्टम चलाया। गवर्नमेंट ने क्या किया, पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर वॉज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। अब सरकार ने यह तो कह दिया प्राइवेट सेक्टर तुम इंडस्ट्री अपनी ओपन कर सकते हो, तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर उसमें भी सरकार ने कंडीशन डाल दी। क्या? इंडस्ट्रियल लाइसेंस की। क्या बिना हमारे लाइसेंस के, बिना हमारी रिटर्न परमिशन के कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये जरूरी भी होता है। ये इसलिए जरूरी होता है जब कोई
बिजनेसमैन आपकी कंट्री में इंडस्ट्री ओपन करेगा तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो किस चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहा है देश के अंदर, क्या उसके फायदे हैं, अच्छी इंडस्ट्री है, बुरी इंडस्ट्री है, क्या कंट्री को बेनिफिट होगा, कोई हार्मफुल इंडस्ट्री तो नहीं है, कोई इन्वायरमेंट को दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए लाइसेंस सिस्टम रखा जाता है। एक और मोटिव है लाइसेंस सिस्टम का। लाइसेंस सिस्टम का एक मोटिव ये होता है कि जो बैकवर्ड एरिया होते हैं गवर्नमेंट वहीं पर लाइसेंस ज़्यादातर देने का काम करती है, ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर भी इंडस्ट्री लग सके और वो एरिया डेवलप हो सके। चलो पढ़ते हैं क्यों। क्या लिखा है इसमें, क्या था, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉर ऑब्टेन्ड। गवर्नमेंट ने कहा कोई भी इंडस्ट्री कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक आप लाइसेंस नहीं लोगे। खासकर गवर्नमेंट ने ये जो लाइसेंस ओपन किए ये किए बैकवर्ड रीजन में। मैंने बताया क्यों। बैकवर्ड रीजन बहुत पिछड़ा हुआ रीजन है। मान लो हमारी कंट्री का कोई ऐसा रीजन है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्री के लाइसेंस तो देती है मगर उन एरिया में ज्यादा लाइसेंस बांटती है ताकि जो इन्वेस्टर है वो उन एरिया में इन्वेस्ट कर सके, वहां के लोग बाहर ना जाए, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, वहां पे काम धंधे बढ़े और उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए लाइसेंस सिस्टम बनाई जाती है रीजनल इक्वालिटी के लिए, हमारे सभी रीजन इक्वल हो सके। इसके अलावा और क्या काम होता है और क्या क्या उसके अंदर, सरकार ने ये तो कह ही दिया कि इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के ओपन नहीं होगी। साथ साथ सरकार ने लाइसेंस के लिए कहा कि अगर आपको अपना एक्सपैंड करना है आउटपुट, अगर अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन करना है और अगर अपनी आइटम्स डाइवर्सिफाई करनी है, मान लो आप साबुन बनाते हो, आपको शैम्पू बनाना है ना, आपको क्रीम बनानी है, तो उसके लिए भी आपको, अगर आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी बात से हम क्या समझे, इसका बेसिक पॉइंट्स क्या थे लाइसेंस के, कि गवर्नमेंट ने, लाइसेंस का मतलब होता है रिटर्न परमिशन, तो गवर्नमेंट ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं हो सकती। एक बात। नंबर 2, गवर्नमेंट ने अधिकतर लाइसेंस उन एरिया को दिए जो बैकवर्ड रीजन थे ताकि वो भी ऊपर उठ सके और रीजनल इक्वालिटी हो सके। नंबर 3, गवर्नमेंट ने ये तो कहा ही कि लाइसेंस लेना जरूरी है, ये भी कहा कि अगर आपको आउटपुट को एक्सपैंड करना है या आउटपुट को डाइवर्सिफाई करना है तो भी आपको लाइसेंस को लेने की जरूरत है। ये रखा गया। क्लियर है? ओके। इसके अलावा नंबर 3 में क्या किया गया और क्या किया सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, सरकार ने किया रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या किया? रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे किसको, तो वो समझिए। क्या लिखा देखो, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी ऑल्सो कॉल्ड कार्वे कमेटी, एक 1955 में कमेटी बनाई सरकार ने जिसका नाम क्या था, बड़ा याद रखना ये चीज, जिसका नाम था कार्वे कमेटी। उसका काम क्या था कि जो कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है, वो इसलिए कमेटी बनाई गई। याद रखना 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, है ना, और रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसको हम कार्वे कमेटी के नाम से जानते हैं। अब आप एक मन में सवाल आएगा, सर ये तो बता दो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है वो समझिए। 1950 में 1950 जब देश आजाद हुआ था उसके आसपास, उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे माना जाता था जिसमें मैक्सिमम 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट हो। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप 5 लाख या 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके जो इंडस्ट्री ओपन करते थे 1950 में, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नाम देते थे। मगर आज के युग में, आज प्रेजेंट में ये 1 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब आज कोई व्यक्ति, आज कोई बिजनेसमैन, आज कोई इन्वेस्टर यदि 1 करोड़ या उससे कम पैसा लगा के कोई इंडस्ट्री ओपन करता है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कर दिया रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रिजर्वेशन मतलब अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कर दिया रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे सर ये रिजर्वेशन क्या है, तो मैं रिजर्वेशन आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो गवर्नमेंट ने कहा
कि ये जो पेन है, मान लो पेन है, ठीक है ना, कि ये जो पेन है ये केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चर हो सकता है, इसे कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकती। तो इससे क्या होगा, इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मजे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में कंपटीशन होता है तो मैक्सिमम तौर पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जीत जाती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम होती है और उसकी सेल की जो स्ट्रेटजी है, जो उस पर फंड है, वो भी ज्यादा होता है। अब क्योंकि इसमें कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री से हट ही गया, इसे केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री से डर ही नहीं है, कंपटीशन का, कंपटीशन होगा ही नहीं। तो इस पेन को केवल स्मॉल स्केल ही प्रोड्यूस करेगा और अच्छा खासा कमाएगा, है ना, फायदा हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन कर दिया कुछ चीजों का। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार ने कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। और क्या किया? क्या यही किया? नहीं, इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे कंसेशन दिए, जैसे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, बैंक लोन, सरकार ने कहा तुम पे टैक्स कम लगाएंगे, साथ साथ अगर तुम्हें बैंक लोन चाहिए तो तुम्हें लो इंटरेस्ट पे बैंक लोन भी दे देंगे। भाई लोन लो, पैसा कम है, लोन लो, लगाओ और आगे बढ़ो। तो आपको समझ में आया? इस पेज पे मैंने क्या पढ़ाया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जो 1950 में जहां 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की, और आज ये लिमिट मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस है। एक मैंने कार्वे कमेटी के बारे में बताया 1955 के बारे में, और मैंने ये बताया कि रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, वो किया सरकार ने उनको प्रमोट करने के लिए, और साथ साथ एक्साइज ड्यूटी कम करी और बैंक लोन जो है वो कम रेट पर अवेलेबल करवाए। अब मन में सवाल आपके ये आएगा, सर ये किया क्यों, मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे इतनी मेहरबानी क्यों, ऐसा क्या है उनमें? तो उनमें बहुत कुछ है। क्या है जरा सुनते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भाई उनमें कुछ खूबी तो होगी, जब भी तो सरकार मेहरबान हुई। क्या खूबी है? आपने देखा होगा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, और उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे होते हैं अधिकतर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले। तो इनके यहां पे जो टेक्निक यूज होती है ज्यादातर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल। अब क्योंकि ये लेबर ज्यादा यूज करते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा करते हैं, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, है ना, फायदा हो गया ना, कम पैसा लगा के ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, सरकार ने और क्या किया? एसएसआई कैन नॉट कंपीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। अब सरकार को पता था ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी लार्ज फर्म से कंपटीशन नहीं कर पाएगी, तो सरकार ने क्या किया? उनको प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट कैसे किया? मैंने आपको बताया था अभी। भाई अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करो? उसका टैक्स कम कर दो, उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। और क्या करो? और उसको जो पावर है वो सस्ता दे दो, उसको जो लोन है वो सस्ता दे दो, ताकि उसका कंपटीशन कम हो जाए, या कुछ चीजों को रिजर्व कर दो ताकि दूसरा उसमें आ ही ना सके, लार्ज वाला। सरकार ने काम किया। तो आपको समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? एक तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देती है, और नंबर 2 ये कम इन्वेस्टमेंट में काम करने की अपॉर्चुनिटी देती है। सोचो आपके पास थोड़े से पैसे 50 लाख रुपए, और आप एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा लोगे ना, खुद भी रोजगार, खुद भी कमाओगे और 10 लोगों को रोजगार और दोगे। ये इसके बेनिफिट थे। आगे तो सरकार ने क्या किया? इसके लिए मैंने बताई दिया आपको अभी, एक तो रिजर्वेशन और प्रोटेक्ट किया, और एक टैक्स बेनिफिट और कंसेशन दिया, बताई दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। ओके, अब अगला टॉपिक आता है ट्रेड पॉलिसी 1950 टू 1990 या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। बच्चों इसके 2 नाम हैं, एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, एक ही बात है। पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो नाम में छुपा हुआ है मतलब। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन
मतलब जो चीज आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, कोशिश कीजिए आप उसे अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, मतलब डोमेस्टिक रीजन के अंदर ही प्रोड्यूस करने लगे। मान लो ये पेन हम बाहर से मंगा रहे हैं, अमेरिका से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पेन अमेरिका से ना मंगाकर हम इसे अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा धन है, वो बाहर जाने से बचेगा ना। तो क्या लिखा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो बाहर से तुम माल मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। इसी को हम नाम देते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब मैंने बता दिया ऐसा क्यों करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज पॉलिसी टू गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ताकि कम से कम इंपोर्ट किया जा सके, एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कम से कम इंपोर्ट के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कम से कम इंपोर्ट करने से पैसे बचेंगे भैया, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा नहीं जाएगा। एक हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फॉरेन गुड्स की मार से बच सकेगी। अगर बाहर वाला आके यहाँ पे सस्ता बेच देगा तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री माल बना रही है उससे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए भी आपको क्या करना है? कम से कम इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट कम कैसे हो? हमने तो कह दिया कर दो, इंपोर्ट कम करो, मत मंगाओ बाहर से माल। तो इंपोर्ट तो दो ही तरीके से कम हो सकता है, या तो खुद मैन्युफैक्चर करो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है? टैरिफ और कोटा लगा दो। तो इंपोर्ट को रोकने के दो तरीके आपके पास, टैरिफ एंड कोटा। अब एक एक के बारे में समझो क्या है। पहले टैरिफ समझो आप, ठीक है भाई। इंपोर्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए फॉरेन कंपटीशन से आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो टैरिफ और एक कोटास। पहले टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैरिफ कुछ नहीं है, टैरिफ एक टैक्स होता है इंपोर्टेड गुड्स पे लगने वाला। जो हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पे जो हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं टैरिफ। क्यों लगाती है? ताकि वो चीज एक्सपेंसिव हो जाए और लोग उसको खरीदने से डिस्करेज हो जाए, मतलब उसको लोग कम खरीदना स्टार्ट कर दे, कम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। हो गया काम। एक चीज बाहर से 100 रुपए की आ रही थी, मान लो एक चीज बाहर से 100 रुपए की आ रही थी, सरकार ने कहा भाई 50 रुपए टैक्स लगाएंगे, तो कितने की हो गई? 150 की। अब जब 100 रुपए की थी तो सस्ती लग रही थी, अब जब 150 हो गई वही चीज लोगों को महंगी लगने लगी, लोगों ने उसका इंपोर्ट कम कर दिया, है ना। एक तो ये तरीका है। एक कोटा। कोटा का मतलब है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। आप दूसरे को टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि आप उसकी गुड्स को कम करने के लिए एक दूसरा उपाय कर रहे हो, और वो है स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। आपने दूसरी जो कंपनी है बाहर की, जो इंपोर्ट हो रही है, जो इंपोर्ट कर मतलब जो जहां से हम माल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहा? भाई तू हमारे देश में माल बेचना चाहता है, बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। मगर उसको एक हमने लिमिट दे दी, आप इतना ही माल बेच सकते हो, इतना ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल एक कार की कंपनी है, तो वो हमारे देश में कार बेचती है, बाहर से एक्सपोर्ट कर रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आप हमारी कंट्री में केवल 1 लाख कार बेच सकते हो एक साल में। मान लो 1 लाख कार बिक गई, अब इससे ऊपर नहीं बेच सकते, भले ही डिमांड क्यों ना हो। ऐसा करने से क्या होगा? कम से कम माल बाहर का यहां पे आएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। हम ये तो चाहते थे इंपोर्ट कम हो जाए। तो इंपोर्ट कम करने के दो तरीके थे, या तो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करो, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो, या अगर इंपोर्ट सच में कम करना है तो टैरिफ और कोटा आप लगा सकते हो। यह तरीका था। रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने बता ही दिया कि भाई हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाए क्यों, क्या जरूरत है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। एक तो अवॉइड कंपटीशन। ये जो फॉरेन कंट्री की गुड्स जो है ये इतनी सस्ती होती है और इतनी अच्छी होती है, हम लोगों को पसंद आती है कि इसके सामने जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री की गुड्स बिकती है तो वो फेल हो जाती है, कंपटीशन ही नहीं कर पाती। एक बाहर का मोबाइल आ रहा है, एक इंडिया बना रहा है, तो आप लोगों को पसंद कौन सा आता है? बाहर का मोबाइल। तो इंडियन मोबाइल उसके सामने कंपीट ही नहीं कर पाता। तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए टैरिफ, कोटा या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाया जाता है। एक टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, मैंने बता ही दिया। अगर आपको अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है,
बेफालतू खर्च नहीं करना बाहर की लग्जरी गुड्स पे, तो आप क्या कीजिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाइए। क्लियर है? ओके। अब हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं कि जो 1950 से लेकर 1990 तक सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, इसका कुछ बेनिफिट हुआ या इसका नुकसान हुआ, सब पढ़ना है हमको। चलो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा, जहां 1950 में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो था 11.8। कितना था? 11.8। वहां 1990 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो गया 24.6। कितना बढ़ गया? देखो बच्चों को समझो, 1950 में जो टोटल जीडीपी थी हमारी देश की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर था 11.8 1950 में। फिर ये पॉलिसी आई 1950 से 1990 वाली, और 1990 में जब ये हमने पॉलिसी चेंज करी तब इसका शेयर कितना हो गया था? 24.6। मतलब फायदा तो हुआ है ना? फायदा तो हुआ है। नंबर 2, जब हमने 1950 में पॉलिसी बनाई उस समय हमारे देश में कुछ ही मिल थी, मैंने बताया था, एक तो टेक्सटाइल, एक जूट, और 2-3 इंडस्ट्री थी आयरन और स्टील की, टाटा वाली और एक कोलकाता में थी। बाद में क्या हुआ? बाद में हमारा जो प्रोडक्ट था वो डाइवर्सिफाई हो गया। मतलब शुरू में हम जूट और टेक्सटाइल तक ही सीमित थे, मगर ये जो 40 साल का पीरियड रहा 1950 से 1990 तक का 40 साल का जो पीरियड रहा, इसमें अपने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब हम दुनिया को इंजीनियरिंग गुड्स भी भेज रहे हैं, खुद वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आईटी सेक्टर मजबूत है, आज हम कारें प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब काफी कुछ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई। इसके अलावा यह हुआ कि हमने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया। मैंने बताया था अभी, रिजर्वेशन करके, है ना, रिजर्वेशन किया प्रोडक्ट्स का, और उनको टैक्स बेनिफिट दिए, बहुत कुछ किया। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। एक तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और एक हमारे देश के जो इन्वेस्टर थे, हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली आगे बढ़ने की। सोचो, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं करते तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर थे, वो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाते। और वही आज जो कल की स्मॉल स्केल थी, आज वो लार्ज स्केल हो गई है, और इतनी लार्ज हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। सोचो, अगर आप तभी उसका गला दबा देते, तभी उनको सहायता नहीं देते, तो क्या आज इतना डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट हो पाता? क्या वो लोग कैपिटल अपनी लगा पाते? क्या वो बड़े बिजनेसमैन बन सकते? क्या देश का इंडस्ट्रियल बेस मजबूत हो पाता? नहीं हो पाता। यह बेनिफिट हुआ। और हमने जो प्रोटेक्शन दिया फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडियन इंडस्ट्री को, उसका बेनिफिट यह हुआ कि जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, मतलब जो देश की इंडस्ट्री थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल, आज उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। आज हम पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो, आप जब भी उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो क्या ये बड़ी इंडस्ट्री बन पाती? क्या पता बन जाती, मगर चांसेस कम थे। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ 1950 से लेकर 1990 की पॉलिसी का। ये तो बेनिफिट था, मगर क्या कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े हैं क्या? बच्चों एक बात ध्यान रखना, हाथों हाथ नोट्स बनाते चलना, एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में नोट्स बनाना, जो बड़े बेनिफिट हो गए आपके लिए। क्लियर है? अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना मुझको आप। एक आईपीआर था 1956, आईपीआर 1956, उससे पहले कौन सा आईपीआर था आया था? पहला आईपीआर कौन सा था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। एक तो ये बताइए कमेंट में, सबको देना आंसर। एक मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी शुरू में, बाद में वो कितनी हो गई थी, और जो शेड्यूल बी में इंडस्ट्री थी वो बाद में कितनी हो गई थी? ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको मुझे देना है। एक तो 1956 से पहले का आईपीआर कौन सा था, एक शेड्यूल ए के अंदर जो इंडस्ट्री थी शुरू में 17 थी, बाद में कितनी कर दी सरकार ने कम करके, और शेड्यूल बी में अब कितनी है। फिलहाल ये आपको बताना है, ठीक है ना? बताइए मुझको आप। इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट क्या थे? इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के? भाई हर चीज अच्छा तो ना हुआ, कुछ कमी भी रह गई होगी, गड़बड़ भी रह गई होगी।
तो नेगेटिव फैक्ट था ओवर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओवर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यह हाल हुआ कि अधिकतर गवर्नमेंट ने अधिकतर इंडस्ट्री अपने आप रख ली, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर ली, प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम कर दी। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ देखो जरा क्या लिखा है। स्टेट एंटरप्राइज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्दो दिस वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी चीजों का प्रोडक्शन अपने हाथ में रख लिया जिसकी उसको जरूरत नहीं थी। जैसे टेलीकम्युनिकेशन, क्या जरूरत थी भाई? आज भी तो वोडा है, एयरटेल है और बहुत सी कंपनियां हैं, जियो है, आज भी तो प्राइवेट के हाथ में सब कुछ। अच्छा चल रहा है, सस्ता काम हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो यहां तक कि मैं आपको नाम बताऊं, एक मॉडर्न नाम की ब्रांड आया करती थी। अब बताओ आप, गवर्नमेंट को ब्रांड बनाने का क्या लेना देना भाई ब्रांड से? मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? ब्रांड बना रही है। ये हाल हो गया था। होटल्स को मैनेज कर रही है। तो अधिकतर चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली। गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, ये बुरा नहीं था। बुरा ये है कि जिसकी जरूरत नहीं थी वो क्यों रख रहे हो भाई? ब्रांड क्यों बना रहे हो तुम? ये इसका नुकसान था। नंबर 2, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो 1950 से 1990 तक जितने पब्लिक सेक्टर थे अधिकतर वो बड़े ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे। दिल्ली के अंदर जो बिजली थी वो भी पहले क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की थी, और हर साल दर साल वो घाटे चल रही थी। मगर सरकार क्या कर रही थी? उस मरे हुई इंडस्ट्री को अपने ऊपर लाद के चल रही थी, उसका घाटा पूरा कर रही थी। वो घाटा कर रही थी, वो घाटा पूरा कर रही थी। मतलब आप बेफालतू में घाटे पूरे कर रहे हो, आप बेफालतू में इनएफिशिएंट चीज को ढो रहे हो। ये एक नेगेटिव फैक्ट था 1950 से 1990 के बीच में। अरे भाई, जब वो प्रॉफिट में नहीं चल रहा, जब उसकी फंक्शनिंग खराब है, जब उसका एफिशिएंट तरीके से काम नहीं हो रहा, जब सब कुछ नेगेटिव है, तो क्या जरूरत है अपने पास रखने की? प्राइवेट कर लो ना। ये दिक्कत थी। आगे मिसयूज ऑफ लाइसेंस। फिर सरकार ने जो लाइसेंस का जो पंगा डाला कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, अब उसका जो मिसयूज होने लगा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो ये लाइसेंस ले लिया करते थे। क्यों? वो नई इंडस्ट्री खोलते थे ताकि उनके सामने कोई कंपटीटर ही ना रहे। हर चीज खुद ही ले लो, हर चीज का लाइसेंस खुद ले लो, उन पे पैसा था। ये कमी रही। अगला, नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स। अब क्योंकि हमने, याद करो, क्योंकि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन द्वारा, कोटा द्वारा और टैरिफ द्वारा, थ्रू टैरिफ एंड थ्रू कोटा, हमने क्या किया? अपनी इंडियन गुड्स को फॉरेन कंपटीशन से बचा के रखा। हमने बाहर का इंपोर्ट कम करवा दिया, टैरिफ लगा दिया, कोटा लगा दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ जो आपके इंडियन बिजनेसमैन थे, इंडियन जो इंडस्ट्री थी, उन्होंने अपनी क्वालिटी में कभी सुधार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अबे जब हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं, तो हमें क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत क्या है? जब किसी से कंपटीशन होता है तभी क्वालिटी सुधरती है, जब किसी से कंपटीशन होता है तभी रेट सुधरते हैं, जब किसी से कंपटीशन होता है तभी आप सर्विस देते हो। सारा काम कब होता है? जब आप मार्केट में कंपटीशन फेस करते हो। जब आप मार्केट में कंपटीशन फेस ही नहीं करोगे तो ना आप इनोवेशन करोगे, ना आप कोई नई चीज प्रोड्यूस करोगे, ना आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे, ना आप अच्छी सर्विस दोगे, ना आप अपनी क्वालिटी सुधारोगे। इसलिए हमारी फर्म्स जो वर्ल्ड लेवल की फर्म थी वो नहीं बन पाई। क्लियर है? अब हम इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं, थोड़ा कंक्लूजन दे देते हैं क्या क्या चीज हमें देखने को मिली। ठीक है? नंबर 1, एग्रीकल्चर में क्या क्या मिला? फर्स्ट पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको। एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे, याद करो। और एक हमने जमींदारी प्रथा हटा दी थी। ये बड़े बड़े मेजर काम किए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया? अभी अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले हम जूट और टेक्सटाइल तक सीमित थे, अब हम डाइवर्सिफाई हो गए थे, हम अलग अलग तरह की गुड्स प्रोड्यूस करने लगे थे। और क्या क्या हुआ? क्या पढ़ा हमने? कि गवर्नमेंट का पहले बहुत ज्यादा रेगुलेशन था। 1950 से लेकर 1990 के बीच में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन थे। हर चीज में लाइसेंस का पंगा था। कहां से प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ पाएगा, कैसे ग्रोथ कर पाएगा, जब आपने उसको इतना ज्यादा रेगुलेट कर दिया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पुअर थी, बहुत खराब थी। अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, ये कुल मिलाकर ये हुआ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट। आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया है। आई होप
आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया, या क्लियर हुआ है, डाउट्स नहीं हुए, या कोई डाउट्स है, आप जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।